तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बटे हुए एवेंजर्स पूरी दुनिया के अंदर एपोकलिप्स ट्विंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तब उनके ऊपर 4 हॉर्समैन ऑफ डेथ अटैक करते हैं। वंडरमैन के ऊपर उसका भाई ग्रिम रीपर अटैक करता है। थॉर के ऊपर सेंट्री अटैक करता है, जिसे उसने सीज इवेंट के दौरान एक लड़ाई में मार दिया था। और वुल्वरिन के सामने उसका बेटा डेकन आ चुका है, जिसे उसने डुबा के मार दिया था। और स्कारलेट विच को एक्समैन बेंशी किडनैप करके ले जाता है। नहीं, यहाँ पे मजाक चल रहा है। खैर, एपोकलिप्स ट्विंस वांडा से कह रहे हैं, बेचारी वांडा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझ नहीं पाए बेटा, और तुम्हारे म्यूटेंट दोस्त तुमसे नफरत करते हैं। मैग्नेटो ने तुम्हारी कैके ले रखी है। तुम इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर हथियार हो, फिर भी हार गई। ये कितनी बुरी बात है। वांडा पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। ट्विंस बोलते हैं, शांत हो जाओ। अगर हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते तो तुम अब तक मर चुकी होती। तुमने अपने लोगों को लगभग खत्म कर दिया होता। अगर कोई दूसरा एपोकलिप्स होता ना तो तुम्हें जिंदा खा जाता, लेकिन हम तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। तब वांडा उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, तो मेरे भले की चिंता करना छोड़ बे। तब ब्यूरिल अपना हाथ घुमाता है और बोलता है, तुम हमको छू भी नहीं सकती। मेरे आर्टिफिशियल टाइम ने तुम्हारे हैक्स को बेकार कर दिया है। तो बताओ मुझे, क्या तुमने कभी टका ग्रीक मोंटाना के बारे में सुना है, जो शहर तुम अपने चारों तरफ देख रही हो? क्या तुमने कभी सुना है कि हमारे बाप वेरन वाटिंगटन ने यहाँ पे क्या किया था? उसने 5301 इंसानी सोल्स को मार दिया। इंसानों और म्यूटेंट्स की लड़ाई के बीच 5301 सोल्स मारे गए। ये कितना डरावना है ना। और हमें सरप्राइज नहीं है कि तुम्हें इस बात का नहीं पता था। इस बात को काफी अच्छी तरीके से सीक्रेट रखा गया था। उसके बाद हमारे फादर ने यहाँ पे एक लाइफ सीड बो दिया। इस कब्र के ऊपर एक नए वर्ल्ड को जन्म दिया, जिसे टेबुलर राशा के नाम से जाना जाता है। और तभी से ये वर्ल्ड छुपा हुआ है। और जिन्होंने इसको छुपाया वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि तब क्या होगा जब इंसानों को इस नरसंहार के बारे में पता चलेगा। और रेड स्कल भी इस बात को जानता था, और अगर हमने उसको नहीं रोका तो वह इस सीक्रेट को बाहर निकाल देगा। तब इंसान गुस्सा हो जाएंगे और वो बदला लेने की सोचेंगे। जल्द ही म्यूटेंट्स को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। रेड स्कल का राज तबाही ला सकता है, जैसे हमारे फादर ने तबाही लाई थी, और जैसे तुम्हारे फादर ने तबाही लाई थी। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें मैग्नेटो के बुरे मंसूबे समझ में आ गए थे, और उसने ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई। और हमें लगता है कि तुम समझ सकती हो कि अगर यहाँ पे कोई रेड स्कल नहीं होता, कोई मैग्नेटो नहीं होता, तब भी कोई न कोई होता जो कि अपनी प्रजाति को बचाने की कोशिश करता। इस लड़ाई का सिर्फ एक ही अंत है, नरसंहार। ये सच्चाई बस सीधी सी है, और तुम भी जानती हो कि हम सही कह रहे हैं। और अगर तुम सुनो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो यहाँ पे शांति ला सकता है, जहाँ म्यूटेंट्स और इंसान जिंदा रह सकते हैं बिना एक खून की बूंद बहाए। आओ हमारे साथ। देखो, इस टाइम के सबसे बड़े म्यूटेंट लीडर्स को देखो। जेवियर और उसका इंसानों के साथ रहने का सपना। मैग्नेटो, जो कि म्यूटेंट्स को बचाने के लिए इंसानों को मार सकता है। हैवोक, जो कि इंसानों और म्यूटेंट्स को एक ही प्रजाति मानता है। और साइक्लोप्स, जो कि अपने म्यूटेंट्स को किसी भी कीमत पे बचाएगा। आर्चेंजल, जो सिर्फ एवोल्यूशन के बारे में सोचता था। और एपोकलिप्स मानता था कि जो काबिल है वही जिंदा रहेगा। लेकिन इस लड़ाई का जवाब हमें इनमें से किसी के पास नहीं मिला। तब हमने एक दूसरे ट्विंस के ऊपर स्टडी किया और हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया। तुम और पीटरो, तुम दोनों भी वैसे ही हो जैसे हम दोनों हैं। हम सबको हमारी माओ से अलग कर दिया गया, और एक पागल इंसान ने हमको बहलाया फुसलाया। और ठीक तुम्हारी तरह हम भी उस पागल इंसान से अलग हो गए और अपना खुद का रास्ता चुना। तुम्हारे पास मैग्नेटो था और हमारे पास कैंग था। जहाँ तुम्हारे म्यूटेंट्स तोहफे मैजिक के साथ मिल गए, जबकि हमारे तोहफे टाइम के साथ मिल गए। वांडा पूछती है कि आखिर कैंग इतनी सारी मेहनत क्यों करेगा? ट्विंस बोलते हैं कि फ्यूचर के अंदर म्यूटेंट्स कैंग के रास्ते में आएंगे, और वो हमारा यूज करके म्यूटेंट्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा सम्मान के साथ जीतना चाहता है। तब उसने एक शानदार प्लान बनाया। हमारी पूरी जिंदगी कैंग ने हमें बताया कि ये हमारी किस्मत में था कि हम इस युग के अंदर आए, रेड ऑनस्लॉट से पहले, और म्यूटेंट रैप्चर को शुरू करें। हमारे लोगों को एक नए वर्ल्ड में ले जाएं, म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच की लड़ाई को खत्म करें, उनको अलग अलग करके। और जहां कैंग अपने खुद के लिए म्यूटेंट्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, हमें लगता है कि हमारे बीच की लड़ाई का यही एक सोल्यूशन है। प्लेनेट एक्स शांति लाएगा।
एक ऐसा स्वर्ग बनेगा जहां म्यूटेंट्स खुल के अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं और एक बार हमारे ऊपर से इंसानियत का बोझ उठ जाए तब हम भगवान की तरह रहेंगे। वांडा, तुम हमारे लिए कोई हथियार नहीं हो, बल्कि तुम एक एंजल ऑफ सैल्वेशन हो जो कि हमारे लोगों को सुरक्षित पहुंचा सकती है और आज से उनको तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है। जल्दी रेड ऑनस्लॉट शुरू हो जाएगा जिसे रोका नहीं जा सकता और रेड ऑनस्लॉट न सिर्फ अपनी खुद की पावर्स कंट्रोल कर सकता है बल्कि वो अपनी पावर से दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि तुम, रेड स्कल एक बार पहले भी तुम्हें मारने आ चुका है और उस टाइम उसे जेवियर की पावर्स शुरू में मिली थी। तुम्हें अपना हथियार बनाकर वो अर्थ के हीरोज को मार देगा और तुम्हारा यूज करके रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। इन सब से बचने का इकलौता रास्ता रैप्चर है। लेकिन वांडा बोलती है, नहीं, ये गॉड की तरह हरकतें करना, इंसानों और म्यूटेंट्स के एक साथ रहने की बात को नकारना और लोगों को उनके प्यारे लोगों से दूर करना, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ईमीन बोलती है, तो तुम ये चाहती हो कि वो सब लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को मरता हुआ देखें? केवल तुम्हारे पास ये ताकत है और इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ था। वांडा बोलती है, और अगर मैं ऐसा करने से मना कर देती हूँ तो? ट्विंस बोलते हैं कि ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिसपे वांडा बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी हेक्स पावर ये इतनी पावरफुल नहीं है। ट्विंस बोलते हैं कि अगर तुम रैप्चर स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो तो पावर सोर्स तो हमारे पास है। तो गाइज, अब चलते हैं उस पावर सोर्स की तरफ जो कि है वंडरमैन, जिसे ग्रिम रीपर ने बांध कर रखा हुआ है। ग्रिम रीपर बोलता है, तुम अवेंजर्स के बारे में इतना सब कुछ कह रहे हो, लेकिन वांडा सच में एक लॉलीपॉप है और उसे चाटने के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुम उसके लिए इतने उतावले हो रहे हो कि तुमने अवेंजर्स डिसअसेंबल के अपनी प्लेज को तोड़ दिया और फिर से एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि एक शहर को तबाह कर सकते हो या फिर एक शहर को बना सकते हो, लेकिन तुम हाथ पे हाथ रखे बैठना चाहते हो। आखिर तुम अपनी इस अहिंसा को छोड़ने के लिए चीजों को कितनी बुरी होने देना चाहते हो? मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कब तुम टूटोगे और पंचेस मारना चालू करोगे। एक आइडिया भी उतना ही ताकतवर होता है जितनी एक इंसान की इच्छा ताकतवर होती है, और तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी गोटियां नहीं है कि तुम अपनी इस अहिंसा को ज्यादा देर तक चला सको। वंडरमैन बोलता है, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन बताओ मुझे, अगर तुम मुझसे इतना ही डरे हुए हो तो मेरी इस अहिंसा का टेस्ट क्यों नहीं ले लेते और मेरे हाथ क्यों नहीं खोल देते? या फिर तुम सिर्फ मुझे डांट रहे हो क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि क्या होता है जब मैं अपनी शर्त तोड़ता हूँ? और बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, एक बार मेरी शर्त टूट गई ना तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। इधर रॉक सनफायर से कह रही है कि जिस इंसान ने थोर के ऊपर अटैक किया वो सेंट्री था, मैं उसे जानती हूँ। सालों पहले वो पागल हो गया था और फिर थोर ने उसको मार दिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान है, और अगर मैं सच कहूँ तो मैं खुश थी कि वो मेरी साइड से गुजरा। तब मुझे लगा कि ये वर्ल्ड सुरक्षित है। सनफायर उसके चेहरे को टच करते हुए बोलता है कि तुम मेरी पावर्स ले लो, ये तुम्हें सुरक्षित बनाएगा। रॉक बोलती है कि ऐसा मत करो, पिछली बार जब हमने टच किया था तब तुम मेरे दिमाग के अंदर कैद हो गए थे। सनफायर बोलता है कि मैं इससे भी बुरी जगहों में रह चुका हूँ। रॉक बोलती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। शीरो बोलता है कि हमारे बीच में मतभेद था, तुमने वही किया जो तुम्हें करना पड़ा। रॉक कहती है कि तुमने मुझे बचाते हुए अपनी टांगे खो दी और इसलिए तुमने एपोकलिप्स को ज्वाइन किया। सनफायर बोलता है, और इससे मुझे अपनी पूरी ताकत पता चली कि मैं इतना नीचे गिरने के बाद फिर से उठ सकता हूँ और मुझे इस बात पे बहुत गर्व हो रहा है। रॉक बोलती है कि तुम्हारे अंदर हमेशा ही घमंड था। इस बात को सुनकर सनफायर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मुझे अपनी पूरी जान की बाजी लगानी पड़ी और मुझे इस बात पे घमंड है कि मुझे क्या करना पड़ा। रॉक बोलती है, अरे मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। सनफायर कहता है, ऑफ कोर्स तुम कहना चाहती थी, तुम्हें मुझे मेरे घमंड के लिए डांटना पसंद है, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है कि मुझे क्या क्या सहना पड़ा। मैंने अपने होमलैंड को बचाए रखा, फिर चाहे वो लोग मुझे भूल ही क्यों ना गए हो। रॉक बोलती है कि जब तुम मेरे दिमाग के अंदर कैद थे तब से मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा बनना पड़ा, वरना तुम्हारा फादर तुम्हें मार देता, और मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, और इससे पैदा हुए गुस्से को भी जानती हूँ, और मुझे तुम्हारी ये सब बातें पसंद है। शीरो बोलता है, थैंक यू, अब मेरा हाथ पकड़ो और चलो इन कमीनों को धूल चटा दे। इधर डेकन लोगन से कह रहा है, शॉक और हार्ट ब्रेक, तुम्हारे चेहरे पे ये सब साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तुम सोच रहे थे कि तुमने मुझसे पीछे छुड़ा लिया है और तुमने कीड़ों के साथ वो सीक्रेट दफन कर दिया, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ कीड़ों का किंग बन के। जब तुम्हारा खुद का फादर तुम्हें डुबा के मार देता है तो कितनी बुरी बात होती है। अजीब है ना कि मैं हर टाइम यही सोच रहा था कि तुम मुझे ऊपर उठाओगे। मैंने सोचा कि वो अब रुकेगा, अब रुकेगा। मैं सोचता गया और बार 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 सोचता गया कि डैड को ये रियलाइज होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो मेरे ऊपर उम्मीद नहीं छोड़ेगा, वो मुझे दया दिखाएगा, मुझे अपने स्कूल ले जाएगा, मुझे एक अच्छा इंसान बनाएगा। क्योंकि अंदर कहीं मैं जानता था कि मेरा डैड मुझसे प्यार करता है। लोगन सोच रहा है कि मुझे अपने बेटे को गले लगाने का मन कर रहा है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है, ये एक लाश है और इस लाश के अंदर से वही बदबू आ रही है जो आर्चेंजल के अंदर से आ रही थी, मौत की बदबू। इन सब बातों को भूल जाओ और इसे वही वापस भेज दो जहाँ से ये आई है। डेकन बोलता है, मैं सोचता रहा कि मेरा डैड मेरे ऊपर यकीन करता है, वो यकीन करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम किसी चीज से प्यार नहीं करते। डेकन लोगन की छाती में अपने क्लोज घुसा देता है और बोलता है, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इतने दूसरे मौके मिले, लेकिन आखिर में तुमने ये कर दिया। आखिर में तुमने अपने खुद के बेटे को उस कीचड़ के अंदर डुबो के मार दिया, एक असली हीरो की तरह। और फिर डेकन लोगन के सिर में अपने क्लोज घुसा देता है। इधर सेंट्री अकाबा नेबुला के उस प्लेनेट को छोड़कर जाने लगता है जहाँ के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रीन गामा लावा से पावर बनाते हैं। उसने अपने मास्टर का काम आधा पूरा कर दिया है, थोर को ठिकाने लगा दिया है। हालांकि ट्विंस थोर को मरा हुआ चाहते हैं, लेकिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के अंदर की नई आवाज उसे कह रही है कि वो थोर को जिंदा रखे और जहां थोर को मारना उसके मास्टर्स का गोल है, लेकिन ये सेंट्री का गोल नहीं है। उसके अंदर की ये नई आवाज उसी तरह शंका से भरी हुई है जैसे कि उसके मास्टर के गोल। और अगर जो सेंट्री सोच रहा है वो सच होता है तो उसे थोर की मदद की जरूरत पड़ सकती है। थोर अपना हैमर सेंट्री की तरफ फेंकता है, लेकिन सेंट्री बड़ी आसानी से उससे साइड हट जाता है। तभी सेंट्री के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और फिर थोर सेंट्री के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता कि इन दानवों ने तुम्हें नरक से बाहर कैसे निकाला, लेकिन पागल इंसान, मैं तुम्हें फिर से नरक में भेजने वाला हूँ। अब ये दोनों नीचे आकर गिरते हैं। सेंट्री बोलता है, मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, तुम नहीं जानते कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या किया है। मुझे अपनी कहानी बतानी चाहिए और जिनसे मैं मिलता हूँ उनको एक सबक सिखाना चाहिए, मेरी तपस्या बतानी चाहिए। जो इंसान में पहले था उसके अंदर दर्द की बीमारी भरी हुई थी और एक बहुत गहरी उदासी छाई हुई थी। मैं कंफ्यूज था और ड्रग्स लिया करता था। फिर मैं साइंस का यूज करके एक सोल्जर बन गया। जब तुमने मेरे अंदर उम्मीद छोड़ दी तब तुमने मेरी मदद करने का मौका भी छोड़ दिया। तुमने मेरे अंदर के नाइटमेयर को ठीक कर दिया जहां मैं खाली जगहों से डरता था। तुमने मुझे सूरज के अंदर डालकर साफ कर दिया और सूरज ने मुझे जला दिया। हालांकि मैं मरा नहीं, एक एटम से मैं फिर से जिंदा हो गया और फिर से जल गया, बार बार जलता गया और फिर मेरा शराब दूर हो गया। द वॉइड मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि वो इन सब बार बार होने वाली चीजों से बोर हो गया था। अब द वॉइड लाइट की जगह पे है। थोर बोलता है, अपनी बातों से मुझे पागल मत करो, और सेंट्री की तरफ अपना हैमर फेंकता है, लेकिन सेंट्री उस हैमर को बिना छुए रोक लेता है और बोलता है, एक बार जब वॉइड मुझे छोड़कर चला गया तब 2 एंजल्स मेरे पास आए, मुझे उस लाइट से निकाला और अपने पास ले आए, लेकिन अब मेरे अंदर से वो उदासी जा चुकी थी। मेरा फिर से जन्म हो चुका था। मैं हूँ लाइफ इन डेथ। मुझे अब एक नया पर्पस मिल चुका है, कमजोरों को कॉस्मिक मैनिपुलेटर से बचाना। और अगर तुम एक गॉड हो तो तुम कमजोरों को मेरी मौत के लेसन से बचा सकते हो। तो गाइस, सेंट्री अपने चेहरे की खाल उतारता है और अपनी पावर से थोर को बेहोश करके वहां से चला जाता है। इधर न्यूयॉर्क के अंदर कैप्टन अमेरिका एक बोट लेकर जेनेट और हैवॉक के साथ जा रहा है। वो लोग सोकोट्रा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे लोगन की टीम पहले ही पहुंच चुकी है और ये लोग समुद्र के रास्ते जा रहे हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि दुश्मन ये सोच रहा होगा कि हम हवा के रास्ते से आएंगे। और अवेंजर्स इस बात को भी जानते हैं कि उनके पास वांडा और वंडरमैन है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड को एपोकलिप्स ट्विंस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन तभी उनके सामने शैतान हाजिर हो जाते हैं। वो एक होलोग्राम के थ्रू बातें कर रहे हैं। मेरे म्यूटेंट भाइयों और बहनों, मैं हूँ इमीन द इटरनल स्लीप और मैं हूँ उरिल लाइट ऑफ कॉस्मोस। हम तुम लोगों के सामने मुक्ति की उम्मीद लेकर आए हैं क्योंकि म्यूटेंट्स इंसानियत की परछाई में बहुत लंबे टाइम से बहुत कुछ सहन कर चुके हैं।
तुम लोग अंधकार में जी रहे हो। काफी लंबे टाइम से तुम्हारा शिकार किया जा रहा है, तुमसे नफरत की जा रही है, तुमसे डरा जा रहा है। कोई भी लीडर बन जाता है और तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाता है, और तुम लोगों से झूठ बोला जा रहा है कि इंसान और म्यूटेंट्स एक साथ रह सकते हैं। तुम लोग यहाँ कीचड़ में रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म तारों में चमकने के लिए हुआ है, और आज के बाद तुम सब चमकोगे, क्योंकि म्यूटेंट रैप्चर तुम्हारे सामने आ चुका है। आज हम सब एक नए वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, उस वर्ल्ड को हम सब मिलकर बनाएंगे। तो गाइस, इस टाइम हम 5 अलग अलग टीम्स को देख पा रहे हैं, जिनमें है आयरन मैन वाली टीम, साइक्लोप्स वाली टीम, हैंक मकॉय वाली टीम और स्ट्रॉम वाली टीम। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि साइक्लोप्स जेल से बाहर कैसे निकला। तो मैग्नेटो और मैजिक की मदद के बदौलत इन्होंने उस जेल को तोड़ दिया और आजाद हो गए। तो एपोकलिप्स ट्विंस कह रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के अंदर केवल शांति और समृद्धि है। अब कोई लड़ाई नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं, कोई तू मैं नहीं। इस जेल को गुड बाय बोलो, अपने प्यारे इंसानों को फेयरवेल बोलो। अब तुम्हें उनके कल्चर में ढलने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना खुद का एक घर बनाओगे, एक ऐसा घर जहाँ तुम्हारा स्वागत होगा और तुमसे प्यार किया जाएगा। आखिरकार तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा, और बदले में इंसानों की दुनिया के अंदर कोई म्यूटेंट्स नहीं होंगे, जैसे कि ये लोग हमेशा चाहते थे। तो खुश हो जाओ मेरे बच्चों, चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रैप्चर आ चुका है। अब यूरिल वांडा से पूछती है कि हमने अपने लोगों को बता दिया, क्या तुम अपनी चीज करने के लिए तैयार हो? वांडा बोलती है, मैं तैयार हूँ।